हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग? आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई वढ़ाई आप लोग की ठीक ठाक चल रही होगी। ठीक है, आज के इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत। इस सिद्धांत ना थोड़ा सा कठिन टाइप का है, तो इस समझ वमझ नहीं आता है ना। जहाँ पे आप लोग जाते हैं स्कूल कॉलेज और भी जगह, मतलब समझने का प्रयास करते हैं, समझ में नहीं आता। और सबसे बड़ी दिक्कत आती है आपकी एनसीईआरटी में कि भैया उसमें बड़ा अजीब तरीके से लिख रखा है। उसमें समझने का प्रयास करेंगे लेकिन कुछ पता ही नहीं चलता कि हम पढ़ क्या रहे हैं। पढ़ो दूसरी लाइन, समझ आती है दूसरी लाइन, है ना। जब उसको 2 4 10 लाइन पढ़ रहा हो तो उसमें एक लाइन 2 लाइन समझ आती है। ये है एनसीईआरटी। और एवोल्यूशन इतना अच्छा चैप्टर है, लेकिन एनसीईआरटी ने पता नहीं किस तरीके से लिख रखा है, समझ ही नहीं आता। लेकिन एवोल्यूशन विकास बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें सोचो क्या क्या जानने को मिलता है अपन लोग को, है ना। जीवों का विकास कैसे हुआ, कैसे वैज्ञानिकों ने बताया। अब एक क्वेश्चन यहां पे मेरे को याद आ गया। क्वेश्चन ये है कि MHS वीगल जो थी, उस जहाज पर कौन यात्रा करने गए थे, है ना। कौन वैज्ञानिक थे जो बीगल नामक जहाज पर यात्रा करने गए थे और वो किस द्वीप पर गए थे। ये क्वेश्चन है मेरा। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब मेरे को चाहिए। ठीक है, यहां पे आज अपन लोग बात क्या करेंगे, हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो यहां पे इस वीडियो में मैं वादा करने वाला हूं कि ये हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत है ना, इसी वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, तो जितने भी स्कूल में दोस्त हैं, है ना, दोस्तियाइन है, जो लोग जितने भी लोग हैं ना, उनको जाकर के बता देना कि भैया हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत ना समझ में आए ना तो बायो ओमन से समझ लेना। ठीक है, पूरा का पूरा समझा देगा वो। ठीक है, तो देखो हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत क्या बोल रहा है, बस इतना आपको याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। समझो, पहले इतना याद कर लो, फिर मैं बताता हूं आखिरकार ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, देखो क्या बोल रखा है कि हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत कहता है। का कह दिया भैया, ऐसी कौन सी बात कह दिया, कोई तीर मार दिया का? देखते हैं हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत क्या कहता है भैया कि एक जीव संख्या में, क्या बोलता है समझना, एक जीव संख्या में एलिल युग्म विकल्पी आवृत्ति और उसके लोकस सुस्थिर होती है। ठीक है, उनके जो युग्म विकल्पी होते हैं, जो उनके एलिल होते हैं, जो उनकी आवृत्तियां होती, वो क्या होती हैं, वो सुस्थिर होते हैं, यानी कि एक जगह पर वो स्थिर होती हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, जीन पर बोल रहा है। ठीक है, देखिए जैसे कि ये है हमारा कोई क्रोमोसोम, यहां पे हमने देखा ये है हमारा कोई यहाँ पे एलिल। ठीक है, यहां पे हमने देखा कैपिटल ए, यहां पे क्या है स्मॉल ए। ये ऊपर वाली लाइन क्या बोल रही है, यहां तक क्या बोल रही है, सुस्थिर होते। पढ़ो इसको एक बार कि एक जीव संख्या में एलिल युग्म विकल्पी आवृत्तियां और उसके जो लोकस है वो सुस्थिर होते हैं। यानी कि भैया ये जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में ये जो क्रोमोसोम वो एलिल है कैपिटल ए, ये एक जगह पर सुस्थिर रहेगा। ऐसा नहीं भैया कि ये जब दूसरा सेकंड जनरेशन आएगा तो सेकंड जनरेशन में ये कैपिटल ए दूसरी जगह पर चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये ए ना इस जगह आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये बोल रहे हैं पहले तो हार्डी वेनबर्ग। ठीक है, इसके बाद क्या बोलते हैं, देखो जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरंतर जाते रहते हैं। ठीक है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरंतर रहते हैं, ये एलिल। ठीक है, हमको पता है हमारे में क्या क्रोमोसोम होता है, मेल में क्या होता है, XY क्रोमोसोम होता है। अब जो मेरे से बच्चा पैदा होगा, हमारे से बच्चा जो पैदा होगा, अगर वो मेल होगा तो उसमें XY क्रोमोसोम ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि भैया वो मेल हो गया, ठीक है, और उसमें XX क्रोमोसोम हो गया। ऐसा होता है क्या? कुछ सिंड्रोम होते तब होता है, बाकी सब मतलब कि बहुत ढेर सारे केसेस में थोड़ी ना होता है। कोई बीमारी हो गई, कुछ हो गया तब होता है, नहीं तो क्या होगा। सामान्य भाषा में देखा जाए, सामान्य चीजों में देखा जाए तो क्या देखने को मिलता है कि भैया मेल है, बच्चा पैदा किया, मेल बन गया, XX हुआ, XY हुआ। ठीक है, अगर मेल ने बच्चा पैदा किया, वो फीमेल हुई, जाहिर सी बात है उसका क्रोमोसोम क्या हुआ, XX हुआ। ठीक है, तो हार्डी वेनबर्ग ने यही बताया कि भैया जो ये एलिल होते हैं ना, ये सुस्थिर होते हैं, यानी कि एक स्थान पर ही रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहां से एक बस बुक की यहाँ चले आए हूं, है ना, फिर यहां से एक ट्रेन बुक की फिर यहाँ चले गए, है ना, मतलब टहलते रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आगे आओ, यहां तक क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना, समझ गए ना, बिल्कुल सिंपल था यार, इतना ज्यादा कुछ मतलब वो था ही नहीं। इसके बाद देखो जीन कोष, जो जीन कोष होता है,
क्या होता है, जीन कोष सदा अपरिवर्तनीय रहते हैं। भैया ये जो जीन कोष हैं जहां पे ये एलील रहते हैं, ठीक है, जहां पे ये एलील रहते हैं, जो जीन कोष हैं वो सदा अपरिवर्तनीय रहते हैं, यानी कि वो परिवर्तन नहीं होते हैं। क्या होते हैं, वो बार बार परिवर्तन नहीं होते हैं कि भैया बार बार परिवर्तन होते रहे, है ना, कभी यहां पहुंच जाए कभी वहां पहुंच जाए, यहां वहां वो घूमते रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद देखो, इसे क्या कहते हैं, इसे आनुवांशिक संतुलन कहते हैं। इसी चीज को आनुवांशिक संतुलन बोला जाता है। और नीचे वाली लाइन पढ़ लो, नीचे वाली लाइन क्या बोल रहा है कि सभी एलील आवृत्तियां एक होती हैं। ठीक है, यहां पे हमने क्या देखा, जो एलील हैं, ठीक है, जो एलील हैं, जो हमारे जीन हैं, वो जीन क्या हो रहे हैं, जीन जहां उपस्थित हैं पीढ़ी दर पीढ़ी वही स्थान पर वो रहेंगे। ठीक है, जीन क्या है, जीन जहां उपस्थित हैं, जिस जगह पर उपस्थित हैं, ठीक है, जीन जहां उपस्थित हैं पीढ़ी दर पीढ़ी वही स्थान पर रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। क्या बोल रहे हैं, हार्डी वेनबर्ग क्या बोल रहे हैं कि जीन जहां पर भी उपस्थित हैं, जीन जिस जगह भी रहते हैं भैया पीढ़ी दर पीढ़ी ना वो उसी जगह पर ही रहेंगे। ठीक है, तो जब हार्डी वेनबर्ग चाचा ई बोल दिए तो भैया जो पहले जो एवोल्यूशन की थ्योरी दिए थे उनको तो सब ये गलत करने वाले हैं, है ना, उनको तो कहीं ना कहीं पीछे से बोल रहे भैया तुम गलत बोल रहे हो, हैं। अब देखो इधर क्या बोल दिया कि जीन जहां पर भी उपस्थित रहते हैं भैया पीढ़ी दर पीढ़ी वो वही स्थान पर रहेंगे। अगर ये क्रोमोसोम यहां पर ए जीन है तो ये जीन अगली पीढ़ी में भी वही स्थान पर रहेगा। एक्स क्रोमोसोम में अगर है ए जीन यहां पे और अगर वाई क्रोमोसोम में है तो अगले में ये जीन बिल्कुल उसी स्थान पर ये रहेंगे। ठीक है, यानी कि जब देखो जब ये उसी स्थान पर रहेंगे तो इनकी जो आवृत्ति हो रही है, इनकी जो आवृत्तियां हो रही हैं क्या हो रही हैं, आवृत्तियां, इनकी जो आवृत्तियां हैं वो क्या हैं, आवृत्तियां इनकी समान हैं। बता समझ में आया कि नहीं, आवृत्तियां इनकी समान है। कुछ नहीं यार समझना, हार्डी वेनबर्ग चाचा बिल्कुल सिंपल सी बात बोल रहे हैं। उनका कहने का मतलब यह है कि ये जो जीन रहते हैं ना, जो एलील रहते हैं ना, जो युग्म विकल्पी रहते हैं ना, वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक स्थान पर रहते हैं, वो जहां उपस्थित रहते हैं उसी तरह से वो बढ़ते हैं। तो इनकी आवृत्तियां क्या हुई, इनकी आवृत्तियां समान हो गई। ठीक है, जैसे हमने देखा, जैसे हमने क्या देखा, जैसे हमने एक गुणसूत्र को देखा और ये गुणसूत्र है, देखना ये गुणसूत्र है कैपिटल ए, ये गुणसूत्र है स्मॉल ए। ठीक है, अब इसमें कितने युग्म विकल्पी बन सकते हैं, या तो बनेगा हमारा कैपिटल ए, ठीक है, या बनेगा स्मॉल ए, ठीक है, या बनेगा कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, सिर्फ ये 3 युग्म विकल्पी ही बनेंगे। ठीक है, जीन जोड़े में रहते हैं हमें पता है, जीन की खोज किसने की थी, जॉनसन ने की थी, ये भी हमें पता है। ठीक है, अब यहां पे क्या है, यहां पे जो कैपिटल ए स्मॉल में और कैपिटल ए स्मॉल ए, बताओ ये जो चीजें हैं इनसे इतनी ही चीजें बनेंगी? ऐसा तो है नहीं कि कैपिटल ए स्मॉल ए बन जाए, ओ सॉरी कैपिटल ए स्मॉल एम बन जाए, क्योंकि यहां पे यम है क्या, जब यहां पे यम नहीं है तो यम नहीं बनेगा भैया। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जो एलील हैं, क्या है, ये जो एलील हैं इनमें क्या बोल रहा है, इनमें कोई नया जीन प्रवेश नहीं करेगा। ठीक है, इनमें ये जो एलील है ना, इनमें कोई नया जीन प्रवेश नहीं करेगा। ठीक है, नया जीन प्रवेश नहीं करेगा। अब देखो मेन चीज जो समझाना चाहता था ना भैया वो समझ गया, लेकिन ठीक है, एक सेकंड ना, देखो जो समझाना चाहता था बस वो सिंपल सी यही था कि भैया यही समझाना चाहते हैं कि कोई नया जीन ना इसके अंदर प्रवेश करेगा ही नहीं। अब बताओ सिंपल, जब ये जिनवा कोई प्रवेश करेगा ही नहीं तो भैया क्या बताओ कि साम्यावस्था विस्थापित है कि नहीं, क्या ये साम्यावस्था है कि नहीं, है ना, नहीं है? सोच लो पहले, घर में बैठे हो ना, बैठे बैठे सोच लो, क्या ये साम्यावस्था दर्शा रहा है कि नहीं, बताओ। बिल्कुल ये साम्यावस्था दर्शा रहा है। ठीक है, बस यही है भैया नियम, यही बोलते हैं हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत।
कि भैया जो जीन है वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसी स्थान पर रहता है, इधर उधर भागता नहीं है। ठीक है, जैसे आप लोग हैं, आज सोचते हैं डॉक्टर बनेंगे, कल सोचेंगे फार्मेसी कर लेंगे, परसों सोचेंगे ये कर लेंगे वो कर लेंगे, 80 तो कोर्स करके टहलते रहते हैं, और फिर लास्ट में डीमोटिवेशन भैया कि अब क्या करें। लास्ट में ऑप्शन आता है ना, अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, फिर लास्ट में ऑप्शन आता है बीएड करके मास्टर बन जाओ, हैं? फिर उसमें भी सोचना पड़ता है। ठीक है, तो देखो हमेशा ना बड़ी चुनौतियों से लड़ना चाहिए। ठीक है, ये जो छोटी चुनौतियां हैं ना, छोटी जो तुच्छ चुनौतियां होती है ना, उनसे नहीं लड़ना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर ना लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमेशा बड़ी चुनौतियों को टारगेट करो। ठीक है, अगर छोटी छोटी चीजों से तुम लड़ोगे ना, तो बड़ी चीजों से लड़ने के लिए जो तुम्हारी शरीर के अंदर या तुम्हारे अंदर जो भी शक्तियां हैं ना, वो नहीं लड़ पाएंगी, क्योंकि वो छोटी छोटी चीजों में खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, चलो ठीक है, तुम लोग अच्छा करोगे। तो बस यही समझाने वाला था भैया कि साम्य अवस्था क्या करता है। यहाँ पे ये हमको साम्यावस्था दर्शाता है, जो मैं समझाने वाला था मैंने आपको समझा दिया। अब एक चीज समझना है कि भैया हार्डी वेनबर्ग का एक वो है, क्या है, एक है फॉर्मूला। ठीक है, इनका एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला समझना है। अब फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला समझना, मैथ में इनको क्या बोले, ये है देखो, ये है हार्डी वेनबर्ग चाचा जी। मैथ में बायोलॉजी में फॉर्मूला नहीं आता है, लेकिन इन्होंने बायोलॉजी में फॉर्मूला घुसा दिया कि भैया पढ़ो। जब ये घुसाए ना, तब हम देख रहे थे बैठे, अच्छा तुम मैथ बायोलॉजी में फॉर्मूला घुसा दो, हम आएंगे उसको पढ़ाने, है ना, हम उसको आएंगे समझाने भैया। तो देखो इनका फॉर्मूला क्या है, बड़े बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल समझना है। ठीक है, देखो हमारे पास ये है, एक ये है, एक ये है, इसको हमने देखा ये कैपिटल ए है, ये है स्मॉल ए। ठीक है, फॉर्मूला समझना है, देखना ये फॉर्मूला निकलता कहां से है। ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए, हमने कैपिटल ए को माना पी, क्या माना, कैपिटल ए को मान लिया हमने पी, और स्मॉल ए को हमने मान लिया क्यू। बस मानना है आपको। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र लगेगा आपको, बस सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको मानना है। आपने माना ए बराबर पी और स्मॉल ए बराबर क्यू। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए की जो आवृत्ति होती है, एक आवृत्ति होती है। ठीक है, यानी कि कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए बराबर एक। ठीक है, एक होगा ही, है ना, कैपिटल ए और स्मॉल ए बराबर एक। तो इसमें मान रखो, मान रखे तो कैपिटल ए बराबर पी प्लस क्यू बराबर 1, है ना। अब फॉर्मूला के बहुत हम निकट पहुंच चुके हैं, बहुत ही ज्यादा निकट पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमको दोनों तरफ स्क्वायर कर देने हैं। क्या कर देना है, दोनों तरफ स्क्वायर करना है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे मैं इसको ब्लू से लिख देता हूं ताकि ये दिखे। ठीक है, अब जब इसका हम अपन लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, पी प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो भैया 1 का स्क्वायर करने पर कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ 1 ही मिलेगा। अब p प्लस क्यू का स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 1। ठीक है, ये है मेन हमारा फॉर्मूला। ठीक है, ये है हमारा फॉर्मूला। और ये कहना क्या चाहता है, अब ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, ये p स्क्वायर देखो यहां पे समझना क्या है, ये p स्क्वायर है। ठीक है, इसका जो a प्लस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होगा, a स्क्वायर यानी कि p स्क्वायर, फिर क्यू स्क्वायर। ठीक है, क्यू स्क्वायर, फिर इसके बाद 2pq, हाँ सॉरी ये a भी लिख गया, पूरा फॉर्मूला वाला रटा है ना, 2pq। ठीक है, ये हुआ सिंपल से फॉर्मूला। अब देखो इसमें समझाने वाली बात क्या है, इसमें समझाने वाली बात यह है कि अब इसमें मान रख दो भैया, p स्क्वायर को हमने क्या माना, ये फॉर्मूला है चाचा। ठीक है, इसी को आपको याद करना है। ठीक है, अब इसमें क्या रखना है, इसमें हमको मान रखना है पी स्क्वायर, पी को हमने क्या माना था, ए माना था, यानी कि कैपिटल ए। ठीक है, अब आओ क्यू स्क्वायर स्मॉल ए। ठीक है, इनमें ऐसे बंद कर दो ना, नहीं कि भाग ना जाए। इसके बाद आओ 2pq, है ना, यानी कि 2 कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, 3 चीज हो गया। अब यहां पे देखना है कि भैया ये फॉर्मूला निकालने के बाद जो साम्य अवस्था दर्शा रहा था, क्या यही जीन मिल रहे हैं, क्या यही एलील मिल रहे हैं, कि हमें कोई अलग एलील मिल गया है। तो हमने देखा कि भैया वही एलील मिल रहे हैं, यानी कि इसमें हमको ये देखो, ये है हमारा समयुग्मजी, है ना। समयुग्मजी कैसे, क्योंकि देखो कैपिटल ए समान है, स्मॉल ए समान है, ये भी हमारा सम
युग्मजी, ठीक है। लेकिन ये कैपिटल ए स्मॉल ए है, क्या है? कैपिटल ए स्मॉल ए। जब ये कैपिटल ए स्मॉल ए है तो क्या है ये है विषम युग्मजी। क्या है? विषम युग्मजी। बोर नहीं होना यार, ठीक है, परेशान नहीं होना, बस समझ, बिल्कुल बिल्कुल मतलब नदी में नहाने जाते हो ना, बिल्कुल घाट पे आ गए हो, ठीक है, बस उतरने वाले हो अब। और जब घाट तक आ ही गए हो तो उतर के नहा ही लो, है ना। जब आ ही गए हो तो नहा ही लो, ना आए हो तो इतना नहाते, लौट जाते, दूरी से भाग जाते कि अरे हम नहीं जाएंगे भैया। लेकिन जब वीडियो क्लिक कर दिए, देख रहे हो तो पूरा लेक्चर देख लो, परेशान नहीं होगा। वैसे भी मेरी क्लासेस बोरिंग नहीं होती हैं, है ना। क्या लगता है बोरिंग होती हैं? बोरिंग होती तुम लोग देखते? कभी नहीं देखते, भाग जाते, इसीलिए तो बोरिंग मैं करता नहीं हूँ। अगर मैं चाहूँ ना तो बोरिंग क्लासेस ले सकता हूँ, सीरियस से आओ, पढ़ाओ, चले जाओ बिल्कुल। लेकिन बोरिंग नहीं चाहिए ना, पढ़ाई मतलब बिल्कुल। देखो ये कैपिटल ए क्या है? ये समयुग्मजी। अच्छा ये बताओ, कैपिटल ए और स्मॉल ए ये क्या है? प्रभावी हैं कि अप्रभावी हैं? यहाँ पे जो नया जीन हमें मिल रहा है, यहाँ पे जो एलील मिल रहे हैं, या तो वो प्रभावी होंगे, ठीक है, या फिर वो अप्रभावी होंगे, ठीक है। या तो वो डोमिनेंस होंगे या फिर वो रेसेसिव होंगे, ठीक है। क्या होंगे? या तो वो डोमिनेंस होंगे या तो रेसेसिव होंगे, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या मिल रहा है? यहां पे समयुग्मजी प्रभावी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? यहां पे समयुग्मजी प्रभावी मिल रहा है और यहां पे समयुग्मजी अप्रभावी मिल रहा है। जो समझाना चाहता था भैया वो बता दिया, ठीक है। अब बताओ, यहां पे इतने में समझ में आया? ये फॉर्मूला याद कर लो, बस हो गया। बताया गया भैया अप्रभावी अप्रभावी, यानी कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कोई नया जीन प्रवेश नहीं करेगा, कोई नई आवृत्ति नहीं आएगी। इस फॉर्मूला के जरिए हमने क्या देख लिया? इस फॉर्मूला के जरिए देख लिया कि कोई नया जीन प्रवेश नहीं करेगा, ठीक है, इस फॉर्मूला के जरिए। जब कोई नया जीन प्रवेश नहीं करेगा तो कोई नई आवृत्ति, कोई नया बचवा नहीं पैदा होगा, है ना, बस, ठीक है। यहाँ पे कोई नई आवृत्ति नहीं आएगी, ठीक है। बस हार्डी वेनबर्ग जो ये चाचा थे ना, बस वो इसी को सिद्ध किए हैं, कोई नया जीन प्रवेश नहीं करेगा और कोई नई आवृत्ति नहीं आएगी। ये फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है। कैसे सॉल्व वो देख लो, बिल्कुल सिंपल वे था। इससे सिंपल वे मुझे नहीं लगता कि पूरे यूट्यूब में तुमका मिल जाए, ठीक है। कहूँ अगर आपको मिल जाए तो आप बिल्कुल चले जाना, वहीं से समझ लेना, ठीक है। एक बार समझने का प्रयास करना ना दूसरे के पास से, ठीक है, ठीक है ना। चलो समझ गए, इस फॉर्मूले को याद करना है। इस फॉर्मूले ने यह सिद्ध कर दिया कि कोई नया जीन प्रवेश कर ही नहीं रहा है, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे खूब इसे घुमाया टहलाया, है ना, इसकी कई संतति बनाई, लेकिन देखा तो सब सेम, बिल्कुल सब चीजें समान आ रही हैं, है ना। प्रभावी है प्रभावी, आप विषम युग्मजी यही लक्षण में मिल रहे हो, कोई लक्षण नहीं मिल रहे। जब कोई लक्षण नहीं तो खेल खत्म, ठीक है, यहां तक समझ गए। लेकिन कोई नया जीन प्रवेश नहीं करेगा। कब तक नहीं प्रवेश करेगा? जब ये कोई नई आवृत्ति नहीं आएगी, यानी कि ये साम्यावस्था दर्शा रहा है, ठीक है। क्या दर्शा रहा है? साम्यावस्था दर्शा रहा है। ये साम्यावस्था कब तक दर्शाएगा, है ना। हार्डी वेनबर्ग को पता था, ये हार्डी वेनबर्ग चाचा ना होशियार था, बचपन में 2-4 किलो 10 किलो बादाम खाया था। ये होशियार था कि जैसे लैमार्कवाद की आलोचना हुई तो भैया हम तो कौनो बहुत बड़े वैज्ञानिक है नहीं, है ना, हमारी भी आलोचना हो जाएगी। तो हार्डी वेनबर्ग बोले अच्छा जी, लोग करेंगे हमारी आलोचना। हार्डी वेनबर्ग सोच रहा कैसे करेंगे? अच्छा ये बोलेंगे कि कोई नया जीन प्रवेश नहीं करेगा। अगर 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 ये है भारत, अगर भारत के एक व्यक्ति को अमेरिका के एक व्यक्ति है, भारत का लड़का और अमेरिका की लड़की शादी करवा देते हैं, तो कौन सा बच्चा पैदा होगा? तब तो भैया जीन बदल रहा है ना, क्योंकि भारत का जीन अलग है, अमेरिका का जीन अलग है। तो ये होशियार थे चाचा ना, हार्डी वेनबर्ग चाचा बहुत होशियार थे, बहुत दिमागदार आदमी थे। तो इन्होंने बता दिया, अंतिम में इन्होंने बताया क्या कि साम्यता, वो जो साम्यावस्था प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है, साम्यता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि ये साम्य अवस्था कब तक प्रभावित करेगी, हार्डी वेनबर्ग ने ये बता दिया, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं इसे मिटाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। तो इतने इसे नोट कर लो, फिर मिटा के फिर समझाते हैं आगे, ठीक। लिख लिए। चलो अब हार्डी
इनका इनका नाम कौन रखा हमें समझ नहीं आता, है ना। भसड़ मचा के रखे ये चाचा तो, और है ना, बच्चों को परेशान कर देते हैं ना। सच में तुम लोग बहुत पढ़ते हो यार, 12th वाले बच्चे ना, सच में कह रहा हूँ, मतलब दिल से कह रहा हूँ ना, बहुत पढ़ते हो यार तुम लोग, सच में बहुत मेहनत करते हो। 12th कर रहे हो और दूसरी बात साइंस ग्रुप से कर रहे हो, तो तुम्हारी जिंदगी में बहुत मेहनत है, ठीक है। और तुम एक योद्धा हो, है ना। योद्धा कभी हार नहीं मानते हैं, है ना, अच्छे से पढ़ते हैं, परेशान नहीं होने कभी भी, फ्रस्ट्रेट, डीमोटिवेशन, ठीक है, निराश मत होना कभी भी। हमेशा 2-4-10 मिनट के लिए उदास हो जाओ, फिर उठो, खेलो, हंसो, टहलो, सब घर अपना है, पूरी पृथ्वी अपनी है, ठीक है। चलो अब क्या है कि हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत दिया, इनका सिद्धांत गलत हो सकता था, तो इन्होंने क्या किया कि हार्डी वेनबर्ग साम्यता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, क्या है यहां पे कि साम्यता को प्रभावित करने वाले कारक, जो इनका जो साम्यता है ना, साम्य अवस्था है, साम्य सॉरी साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो वो कारक है भैया 6। पहला है जीन पलायन क्या है, जीन पलायन, ठीक है, पहला क्या है, जीन पलायन करना। इसके बाद आनुवांशिक विचलन, क्या है, आनुवांशिक विचलन, ठीक है, जीन पलायन हो गया आनुवांशिक विचलन हो गया, फिर उत्परिवर्तन हो गया, है ना, उत्परिवर्तन हो गया, म्यूटेशन हो गया। इसके बाद आ गया आपका आनुवांशिक पुनर्योग, आनुवांशिक पुनर्योग, ठीक है, पुनर्योगस, ठीक है। पांचवा क्या आया, पांचवा आता है हमारा प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन प्राकृतिक वर्ण। अब यहीं पे मैं समझा देता हूं, जीन पलायन क्या है। जीन पलायन यही है भैया कि जैसे देखो, जैसे ये एक पहाड़ है, ठीक है, इस पहाड़ के यहाँ पे जो एक मनुष्य रहता है वो लाल रंग वाला मनुष्य है, इस पहाड़ के इधर जो मनुष्य रहता है वो है पीला रंग वाला मनुष्य। ये देखो ये सब पीले हैं, समझना इनको, ये सब येल्लो येल्लो हैं। अब समझाने के लिए है, अब समझाने के लिए हम कुछ कर सकते हैं, है ना। ये लाल लाल हैं सब। ये पता है ये लाल वाले एक मनुष्यवा का इधर की पीली वाली लड़कियां से प्यार हो गया, ठीक है, समझना। जब इसका ऐसे प्यार भवा तो ये था देखो ये था देश, ये था देश यक्ष और ये था वाई। तो ये यक्ष देश से ना चुरा के भाग गया, यहां से ये चाचा भाग गया रात में, ये होते हुए पहाड़ ढाक के ना यहाँ भाग आया, यहाँ भाग आया, ये यहाँ रहने लगा। तो ये क्या है, ये अब लाल हो गया और ये पीला। अब जब ये दोनों आपस में शादी करेंगे एक नई प्रजाति तैयार होंगे, तो यानी कि इसका ये लाल वाले का जो ये इस जीव का, इस चिड़िया मान लो इसको, ठीक है, इसको और कुछ मान लो, तितली मान लो, कुछ भी मान लो, इसका जो जीन है वो यहां पहुंच गया। यानी कि इसका जीन क्या कर गया, इसका जीन पलायन कर गया। क्या कर गया, इसका जीन पलायन कर गया और पलायन करके यहां पहुंच आया, है ना। क्या हुआ, पलायन करके जीन यहां पे पहुंच आया। तो जीन पलायन करेगा तो जीन में क्या होंगे, परिवर्तन होंगे, ठीक है, क्या होंगे, जीन में परिवर्तन होंगे और साम्य अवस्था क्या विस्थापित होगी, नहीं विस्थापित होगी भैया, ठीक है। इसके बाद आओ आनुवांशिक विचलन। आनुवांशिक विचलन क्या होता है, जैसे एक एरिया है, एक एरिया पे बहुत ढेर सारे मनुष्य रहते हैं या बहुत ढेर सारे मेढक रहते हैं। मेढक का चित्र कैसे, ऐसे समझ लो ये मेढक है, ये मेढक है, ठीक है। इसमें कुछ मेढक है लाल, एक है पीला और एक है भूरा, ठीक है। तीन प्रजाति के मेढक रहते हैं, लाल, पीला और भूरा। आज मारकर गिर रहा है, क्या दिक्कत है, लाल, पीला, भूरा। अब अचानक से जीन विचलन, आनुवांशिक विचलन क्या हुआ, अचानक से ये लाल प्रजाति वाला मेढक या तो मर गया या तो कहीं ट्रैवल कर गया, है ना, अचानक से नष्ट हो गया या मर गया या फिर ये कहीं चला गया, ठीक है। ये लाल वाला ना एकदम से उस जगह पर चला गया। और जब सोचो इस एरिया से ये लाल वाली प्रजाति चली जाएगी तो यहाँ की जो साम्यावस्था है वो गड़बड़ाएगी ना बताओ यहाँ की जो
साम्यावस्था है, हमारा आनुवांशिक विचलन है, जो हमारी साम्यावस्था है, साम्यावस्था प्रभावित होगी कि नहीं? क्योंकि लाल वाला जो प्रजाति का मेढक रह रहा है वो मर गया, वो कहीं चला गया, एकदम से चला गया, बोरिया बिस्तर लेके चला गया, तो क्या साम्यावस्था प्रभावित होगा ना? बिल्कुल, ये साम्यावस्था प्रभावित होगा। ठीक है, जब मैं जीव और समष्टियां पढ़ा रहा था वहां पे मैंने आपको बताया था ना कि कोई जीव, कोई आदमी है, भारत छोड़ के एकदम से जा रहा है, तो भारत की जनसंख्या कम हो रही है, जहां जा रहा है वहां की जनसंख्या बढ़ रही है ना? उत्प्रवासन, अप्रवासन, ऐसे कुछ पढ़ाया था ना, बताओ, फॉर्मूला भी समझाया था, फॉर्मूला भी था वहां पे, जन्म दर मृत्यु दर कैसे था, जीव और समष्टियां पढ़ रखे हो कि नहीं? पहली बार लेक्चर देख रहे हो, सभी चैप्टर्स के लेक्चर नहीं देखो ना, तो वो लेक्चर्स चैनल पर अपलोड हैं, ठीक है, वहां पर जाकर के देख लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपए नहीं देना आपको, ठीक है, कि पैसे भी देना होता है, कुछ नहीं। दो चीज समझ गए, जीन पलायन के आनुवांशिक विचलन क्या है। अब समझना है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन क्या होता है? बिल्कुल सिंपल, म्यूटेशन यानी कि डीएनए में अचानक से बदलाव, ठीक है, म्यूटेशन क्या होता है? डीएनए में अचानक बदलाव, ठीक है, डीएनए में जो अचानक से बदलाव हो जाता है उसी को बोलते हैं म्यूटेशन, ठीक है, उत्परिवर्तन उसी को बोलते हैं जब डीएनए में अचानक से बदलाव होता है। अब आता है हमारा आनुवांशिक पुनर्योग। आनुवांशिक पुनर्योग यानी कि रिकॉम्बिनेंट पूछ रहा है। अब ये रिकॉम्बिनेंट क्या होता है? जब मैं आपको पढ़ा रहा था बायोटेक्नोलॉजी, मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाया, बायोटेक्नोलॉजी मैंने आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए पढ़ाया, ठीक है। जैसे कोई कोई क्रोमोसोम है, ठीक है, कोई क्रोमोसोम ये है, ये XX है, ठीक है, और ये भी एक क्रोमोसोम है XX, ठीक है, XX, इसका जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग है, ये आपस में मिल गया, ठीक है, ये आपस में मिल गया, तो आपस में मिलने के बाद जब ये नया डीएनए बनेगा, ये नया डीएनए ऐसे बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसका भाग इसमें मिल गया, इसका भाग इसमें मिल गया, ठीक है, इसी को बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट या फिर रिकॉम्बिनेशन, आनुवांशिक पुनर्योगज या फिर रिकॉम्बिनेंट या फिर रिकॉम्बिनेशन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम बन रहा है वो कौन सा क्रोमोसोम बन रहा है? वो बन रहा है रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम, ठीक है। क्या बन रहा है? ये बन रहा है रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम, ठीक है, ये जो क्रोमोसोम बन रहा है ये रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम। सर वो करिए, एनसीईआरटी उठा दीजिए भैया, उसमें रखी है उधर एनसीईआरटी बुक, ठीक है। तो अब क्या है, अब हमारा लास्ट चीज बचता है प्राकृतिक वर्ण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। 4 चीजें आप लोग पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, खांसी आने लगी यार, ठीक है। 4 चीजें आप लोग पढ़ चुके हो, अब हम अंतिम चीज पढ़ेंगे प्राकृतिक वर्ण। अब प्राकृतिक वर्ण में दिखाना क्या चाहता हूं, देखना अभी ये वाला जो चित्र है ना बुक में बन रखा है, तो इसको लिख लो, मिटा देता हूं, ठीक है। प्रभावित करने वाले कारक थे, ठीक है। अब यहां पे क्या समझाएंगे? प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। प्राकृतिक वर्ण, देखो यहां पे एक ये डायग्राम दे रखा है भैया, ठीक है, ये डायग्राम को देख लो, ये डायग्राम। अब ये एनसीईआरटी में ये डायग्राम दे तो रखा है, पता नहीं चल रहा है इसमें क्या समझा रखा है ना। कहना क्या चाहता है कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, कुछ भी मतलब समझ ही नहीं आ रहा भैया कि ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखो डरने की कोई जरूरत नहीं, नेचुरल सिलेक्शन में एक चित्र समझाया गया है और उस चित्र के जरिए 3 चित्र को इंडिकेट किया गया है। पहला चित्र है हमारा स्थायीकरण का ग्राफ, ठीक है, स्थायीकरण या फिर स्थायी कारक ग्राफ। स्थायी कारक ग्राफ में क्या दर्शाया गया? जैसे जैसे समझो, पहला है हमारा स्थायी कारक ग्राफ। जैसे आप लोग एक चीज जानते हो, जिस व्यक्ति को, उदाहरण देखना, जिस व्यक्ति को सिकल सेल इनीमिया है ना, क्या होता है? सिकल सेल इनीमिया होती है, उस व्यक्ति को मलेरिया नहीं होता है ना। उस व्यक्ति को मलेरिया रोग नहीं होता है। जिसको सिकल सेल एनीमिया होती है उसको मलेरिया रोग नहीं होता है। सबसे पहले देखते हैं कि ये ग्राफ बनाते हैं। ये है हमारा एक ग्राफ।
इस ग्राफ में हमने ये देखा कि ये यहाँ पे जो व्यक्ति हैं, सबसे ज्यादा व्यक्ति ये है सामान्य, ठीक है, सामान्य पुरुष, सामान्य व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति हैं। अब ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हैं ऐसे व्यक्ति जिनको सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित हैं, ठीक है, ग्रसित या फिर सिकल सेल एनीमिया रोगी हैं, ठीक है। ये देखो, यानी कि सामान्य व्यक्ति ज्यादा हैं लेकिन सिकल सेल एनीमिया वाले कम हैं। ये स्थायी कारक का ग्राफ क्या दर्शाता है? अब देखो, अब इसी बीच में यहाँ पे एक मच्छर उड़ता उड़ता घुस आता है मलेरिया रोग फैलाने, प्लाज्मोडियम फैलाने। अब एक क्वेश्चन है भैया, मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है, ये मैंने बता दिया। किस मच्छर के काटने से होता है ये बताओ। और मच्छर बता दो, मच्छर एक महिला होती है, एक लड़की होती है, ठीक है। मच्छर का नाम बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में। इसके बाद देखो, जब यहाँ पे मलेरिया हुआ तो समझो ये सिकल सेल एनीमिया वाले व्यक्ति को तो मलेरिया होगा नहीं, तो इनकी जनसंख्या क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति हैं उनको मलेरिया होगा, और जब सामान्य व्यक्ति को मलेरिया होगा तो सामान्य व्यक्ति की जनसंख्या लगातार कम होगी। तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ हो जाएगा चाचा उल्टा, ये आया ये आया ये ग्राफ क्या है, सिकल सेल एनीमिया रोगी और ये ग्राफ क्या है, मलेरिया रोगी, ठीक है, मलेरिया रोगी, ठीक है, ये हुआ मलेरिया रोगी। यही ग्राफ है किसका, स्थायी कारक का ग्राफ है, ठीक है, समझ गए। अब आओ सेकंड ग्राफ, क्या ग्राफ हुआ देख लेना, ग्राफ बिल्कुल ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा खांसी आ रही, कैसा इन्फेक्शन है कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। सेकंड नंबर ग्राफ आता है दिशात्मक। दिशात्मक ग्राफ क्या बताता है, आप लोग पढ़े थे ना सफेद पतंगा, ठीक है, सफेद पतंगा, फिर पढ़े थे काला पतंगा, यानी कि एक दिशा में हो रहा था। जब सफेद पतंगा के दिन थे, लाइकेन वगैरह पाए जाते थे, औद्योगिकीकरण नहीं हुआ था, मौसम साफ था, सफेद पतंगा खूब रहता था, क्योंकि सफेद पतंगा शिकारियों के शिकार से बच जाता था, लाइकेन में जाके छुप जाता था। लाइकेन सफेद और सफेद पतंगा सफेद। जहां पे कलुआ कलुआ पतंगा रखा रहता है, कालू लाल है ना, कालू पतंगा, वो कालू पतंगा को दूर से शिकारी देखता था, अच्छा जी ये पतंगवा हमसे छुप रहा है, शिकारी यार तुरंत उसे खा लेता था, सफेद वाला बच जाता था, ठीक है। मौसम बदले, ठीक है, समय बदला, वक्त बदला, जज्बात बदल गए भैया। क्या हुआ, अब जज्बात कैसे बदल गए देखना कि भैया जो सफेद पतंगा था ना, अब हुआ औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण में हुआ खूब धुआं, जब धुआं हुआ सब हुआ काला 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 काला। काला पतंगा देख खुश हो गए, वाह अब तो शिकारी हमका देख ना पाई। लेकिन सफेद पतंगा रोने लगे, काहे, क्योंकि अब शिकारी उनको देख लेगा। अब अगर काला में दूर से सफेद पतंगा बैठा है तो शिकारी देखेगा, अच्छा जी ये तो सफेद पतंगा, इसको हम चल के खाता हूं, है ना। काला पतंग वही में छुपा रहेगा, वो समझा ही ना पाई कौन है यार, ये पतंगवा गा कहाँ, और सफेद को खा डाला। तो इसलिए जब औद्योगिकीकरण नहीं हुआ था तो सफेद पतंगा ज्यादा थे, जब औद्योगिकीकरण हुआ तो काला पतंगा की संख्या ज्यादा हो गई। ये चीज मैंने आपको पढ़ाया। देखो ये दिशात्मक ग्राफ कैसा दर्शाता है। ये हमने बनाया ग्राफ, ठीक है, इसमें इंक खत्म हो रही है, दूसरा मार्कर लेता हूं, कहाँ चला गया भैया, ठीक है। दिशात्मक ग्राफ में देखा कि भैया औद्योगिकीकरण होने से पहले क्या था, यहां पे सफेद पतंगा अधिक थे। क्या थे, सफेद पतंगा अधिक थे, क्योंकि सफेद लाइकेन थे। और देखा गया काला पतंगा जो थे, काला पतंगा वो कम थे, ठीक है। कब, औद्योगिकीकरण से पहले, यहां पे लिख दीजिए औद्योगिकीकरण से पहले, ठीक है। अब होता है भैया यहां पे औद्योगिकीकरण के बाद, औद्योगिकीकरण अब शुरू हो जाता है, ठीक है। जब औद्योगिकीकरण शुरू हो जाए, लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, कि तुम लोग लिखो ना भैया, है ना, भैया ऐसे लिख दी नहीं, तुम ऐसे लिख दो, है ना, ऐसे गलती नहीं करना। जब औद्योगिकीकरण हो जाता है तब क्या देखने को मिलता है, काला काला हुआ, काला पतंगा की संख्या, ये जो सफेद पतंगा हुआ, सफेद पतंगा को शिकारी ज्यादा शिकार करने लगे। क्यों, क्योंकि सफेद दूर से दिखाई देता था, तो इसकी संख्या कम हो गई, है ना। ये हुआ सफेद पतंगा, इसकी संख्या क्या हुई, कम हो गई। और ये यहां पे आ गया भैया काला पतंगा, ठीक है, यानी कि काला पतंगा के रंग बदल गए, समय बदल गया, जज्बात बदल गए, एकदम से सब कुछ बदल गया।
ये है हमारा दिशात्मक ग्राफ। क्या है? दिशात्मक ग्राफ। अब तीसरा ग्राफ आता है, तीसरा ग्राफ आता है विदारक। ठीक है, विदारक। एनसीईआरटी खोलो ठीक, एनसीईआरटी खोलो, उसमें जाकर के देखो कि मैं कहीं बाहर से नहीं पढ़ा रहा हूं। एनसीईआरटी में देखो तीनों चीजें लिख रखा है। क्या लिख रखा है? पहला तो लिखा रखा है स्थायी कारक, दिशात्मक और विदारक, है ना। अब भैया इंक डाल लें कि तुम लोग को लगने लगे भैया कहूँ गलत वलत तो नहीं पढ़ा रहे हैं। गलत पढ़ाने का मतलब नहीं, कहूँ इधर उधर से तो नहीं पढ़ा रहे हैं। ऐसा जो पढ़ा रहे हैं एग्जाम में आएगा ना, जब एनसीईआरटी में लिख रखा है तो भैया जाहिर सी बात है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हम यही चाहते हैं कि हम आपको टोटल एनसीईआरटी पढ़ा दें। एनसीईआरटी पढ़ाने से फायदा क्या, आगे चल के जब नीट की तैयारी करोगे ना तो वहाँ पे थोड़ा सा कठिनाई नहीं होगी। वहाँ पे आपको लगेगा अरे ये सब चीज़ तो हम पढ़ रखे हैं, रिवीजन हो जाएगा आपका, है ना। रिवीजन होने से पहले आपको बता दें कि हमारा सेकंड चैनल है और उस चैनल का नाम है बायो अमन मोटिवेशन। ठीक है, तो आप लोग बायो अमन मोटिवेशन चैनल पर जा करके मोटिवेशनल वीडियोस को जरूर से जरूर देखना। ठीक है, चलिए हमारा पॉइंट आता है विदारक। विदारक क्या कहता है भैया? जैसे हमारे पास सांप है, स्नेल। ठीक है, हमारे पास दो प्रकार के स्नेल हैं, एक है काला स्नेल और एक है सफेद स्नेल। ठीक है, काला स्नेल को हमने देखा, काला स्नेल जैसे हमने माना कैपिटल एक्स कैपिटल एक्स। ठीक है, और सफेद स्नेक को हमने क्या माना? हमने मान लिया कैपिटल वाई, है ना, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, जो भी है, अलग दिख रहा है ना। इसके बाद इन काला और सफेद से एक स्नेक प्राप्त हुआ, वो प्राप्त हुआ भूरा स्नेक। ठीक है, भूरा स्नेक वो है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। ठीक है, इतने तीन स्नेक हुए, एक दो, पहले ये दो स्नेक रहते थे लेकिन ये तीसरा स्नेक आ गया। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये यहां पे देखिए ये था। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे एक काला स्नेक थी, काला स्नेक की संख्या ठीक ठाक थी, है ना, क्योंकि वो काली जगहों पर रहता था, बच जाता था, कम शिकारे आते थे। ठीक है, ठीक ठाक थी। इसके बाद ये यहां पे आता है सफेद, सफेद आया कैपिटल वाई, है ना, इसकी भी संख्या ठीक ठाक थी, है ना। नदी पहाड़ नदी वदी में रहता था, इधर उधर घूमता टहलता था, सफेद नदी सफेद वो कुछ हो जाता था, मतलब बच जाता था, है ना। इसके बाद आते हैं हमारे भूरे स्नेक। ठीक है, यक्स वाई। ठीक है, यक्स वाई यानी कि भूरा स्नेक। जब भूरा स्नेक आता है, भूरा स्नेक की संख्या क्या हो गई? भूरो स्नेक की संख्या लगातार ज्यादा हो गई। ठीक है, भूरे स्नेक की संख्या लगातार ज्यादा हो गई। अब देखो क्या होता है कि भूरे स्नेक की संख्या कम होने लगी। ठीक है, भूरे की संख्या कम होने लगी। क्यों? क्योंकि देखो काला और सफेद ढेर सारे भूरा बच्चा पैदा किए, तो भूरा की संख्या क्या हो गई? ज्यादा हो गई। क्या हो गई? ज्यादा हो गई, क्योंकि काला और सफेद दोनों मिलकर के भूरा को बना रहे थे, तो भूरा ज्यादा हुआ। ठीक है, अब भूरा कहीं छिप तो पा नहीं रहा, कहीं लुका छिपी तो खेल नहीं रहा, कहीं छिप जा नहीं रहा। जब वो कहीं छिपेगा नहीं तब क्या होगा? अब वो कहीं नहीं छिप रहा है तो भूरा की संख्या कम हो गई, भूरा का शिकार होने लगा। तो भूरा का शिकार होने लगा तो ग्राफ कैसे बनेगा? देखना, ग्राफ इसका बनेगा ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, इसमें क्या समझ में आया? ये ग्राफ में क्या देखने को मिला? इस ग्राफ में ये देखने को मिला कि भैया इसमें सबसे पहले तो दो शिखर देखने को मिले। क्या देखने को मिले? दो शिखर। दो शिखर में सबसे पहला शिखर कौन सा है? सबसे पहला शिखर है हमारा ये वाला काला वाला एक्स एक्स वाला, और दूसरा कौन सा है? सफेद वाला वाई वाई वाला। अब ये बीच वाला शिखर कौन सा है? ये बीच वाला शिखर भैया इसका है भूरा का। किसका? भूरा का, एक्स वाई। क्यों? क्योंकि भूरे की संख्या कम हो गई है ना, विदारक हो गया है, भूरा की संख्या कम। अब भूरा की संख्या कम हुई तो ये हुआ इसका डायग्राम, है ना। दो शिखर है ना, दोनों शिखर के बीच का जो डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, समझ गए? तो बस यही था आपका हार्डी वेनबर्ग का सिद्धांत, हार्डी वेनबर्ग का नियम, बस यही था। ठीक है, समझ गए? अब हम लोग आगे पढ़ेंगे विकास का संक्षिप्त रूप। ठीक है, विकास का संक्षिप्त विवरण वगैरह अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और इस चैप्टर को ना बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, कसम से कहता हूं मजा आ जाएगा। ठीक है,
तो चलो ठीक है, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। आज की क्लास बस यहीं तक। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना कि क्लास मतलब आप लोग को कैसी लगी, और हाँ, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।